दोस्तों, कौन नहीं चाहता जवान रहना। हर कोई चाहता है कि मैं जवान रहूं, युवा रहूं, बुढ़ापा आए नहीं। तो नमस्कार, आज हम जानेंगे हमारे शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो जवान रहने के लिए उत्तरदायी है। और वो ग्रंथि जो है उसका नाम है थाइमस ग्रंथि। तो जानिए इसके बारे में और आप ये वीडियो अंत तक देखें, पूरी जानकारी लें इसके बारे में। मैं लास्ट में और बताऊंगा आपको कि इसको सक्रिय कैसे किया जा सकता है और ये उम्र के साथ साथ इसमें क्या बदलाव आते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। ये थाइमस ग्लैंड है, ये थाइमस ग्रंथि था। इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए, ये देखिए पहले इसकी स्थिति हमारे शरीर में। ये देखिए दोनों फेफड़ों के बीच में, नज़र आ रही है आपको? ये दोनों फेफड़ों के बीच में है। इसमें दो लोब होते हैं, ये दिखा रखे हैं दो लोब। देखो, एक इस साइड है और एक इस साइड। और ये हार्ट की पेरिकार्डियम जो होता है उसके ऊपर होती है। ये थायराइड ग्रंथि जो यहाँ होती है इसके नीचे सीने में। दोनों स्तन जो होते हैं, स्तन ग्रंथियाँ, उनके नीचे होती है। ये इस प्रकार से इसकी ये सेक्शन है, कटिंग सेक्शन। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। तो पहले तो देखिए, ये ग्रंथि जो है थाइमोसिन नामक हार्मोन्स सीक्रेट करती है। थाइमोसिन इसका स्राव करती है। मनुष्य में बुढ़ापा जो आता है वो थाइमस ग्रंथि के लुप्त होने के कारण आता है, और बच्चों में यह ग्रंथि बड़ी होती है। अब ये देखिए आप, थाइमस ग्रंथि लसिका प्रणाली का मुख्य अंग है। पहले इसको समझिए आप अच्छी तरह से। थाइमस ग्रंथि लसिका प्रणाली का मुख्य अंग, ऊपरी छाती में स्थित यह ग्रंथि का प्राथमिक कार्य, इसका जो प्राथमिक कार्य है वो टी लिम्फोसाइट्स नामक प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाओं के विकास को बढ़ावा देना है। तो आपने पढ़ा होगा, लिम्फोसाइट्स जो है दो प्रकार की होती हैं, टी हेल्पर सेल और बी हेल्पर सेल के नाम से जानते हो। टी हेल्पर सेल वैसे चौकीदार होता है हमारे बॉडी का, जो मतलब फॉरेन पार्ट्स जो एंटीजेंस वगैरह शरीर में प्रवेश करते हैं उन सबको पहचानने का काम टी हेल्पर सेल ही करती है। तो इस ग्रंथि का जो मुख्य कार्य है वो टी लिम्फोसाइट्स जो नामक प्रतिरक्षा प्रणाली है हमारी, उसकी कोशिकाओं के विकास को बढ़ावा देना है। टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल भी बोलते हैं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, वाइट ब्लड कॉर्पस जो होती हैं, जो विदेशी जीवों, विदेशी मतलब शरीर के बाहर से कोई भी, जैसे बैक्टीरिया, वायरस है, प्रवेश करता है, उनसे रक्षा करती हैं। तो बचपन से किशोरावस्था तक थाइमस आकार में अपेक्षाकृत बड़ा होता है। सबसे बड़ा आकार जब बच्चा जन्म लेता है उस समय होता है इसका, शरीर के अकॉर्डिंग। यौवनावस्था तक अच्छा आकार बना रहता है, लेकिन यौवन के बाद ये थाइमस सिकुड़ने लगती है और उम्र के साथ साथ इसका सिकुड़ना जारी रहता है। ये देखिए इस डायग्राम में, ये थाइमस ग्रंथि है। ये दोनों लंग्स हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, दोनों लंग्स के बीच में है। ये पेरिकार्डियम है, इसके ऊपर स्थित है। तो स्थिति आप समझ गए होंगे। तो देखिए, थाइमस ग्रंथि छाती गुहा में एक दो पैर वाली संरचना है, यानी कि दो लोब, दो लोब होते हैं। दोबारा देखिए, ये देखिए दो लोब, ये एक लोब तो ये हो गया इस, और एक ये इस साइड, दो लोब वाली संरचना है जो आंशिक रूप से गर्दन के नीचे की साइड में फैली होती है। थाइमस हार्ट का जो पेरिकार्डियम है उससे ऊपर होती है, महाधमनी के सामने। हार्ट से जो महाधमनी कांड निकलता है उसके सामने होती है महाधमनी जो होती है, फेफड़ों के बीच में है और थायराइड के नीचे, और स्तन जो होते हैं उनके पीछे।
स्तन ग्रंथियाँ मेल फीमेल दोनों में होती हैं, तो स्तन ग्रंथियाँ जो हैं उनके पीछे। थाइमस में एक पतली बाहरी आवरण होता है, जिसे बाहर का जो आवरण है उसको कैप्सूल के नाम से जानते हैं। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहली तो उपकला कोशिकाएं, गौर से सुनना। पहली उपकला कोशिकाएं, दूसरी लिम्फोसाइट्स, और तीसरी न्यूरोएंडोक्राइन। इनको हिंदी में कुलचिट्स की भी बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं। तो इनका पहले देखिए, उपकला कोशिका, ये जो है पूरी थाइमस ग्रंथि का आकार और संरचना जो है उसका निर्माण करती है। इसमें कसकर भरी हुई कोशिकाएं होती हैं जो थाइमस को आकार और संरचना देती हैं। तो उपकला कोशिकाओं का तो काम उसको आकार देना है और उसकी संरचना का निर्माण करना है। लिम्फोसाइट्स ये मुख्य है, जो प्रतिरक्षा कोशिकाएं जो हमारे एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं, जो संक्रमण से बचाती हैं, जो और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करती हैं। ये यानी कि हमारा इम्यूनिटी पावर है उसको एक्टिव लिम्फोसाइट्स सेल्स जो होती हैं वो करती हैं। फिर है ये न्यूरोएंडोक्राइन या कुलचिट्स की कोशिकाएं, तीसरे नंबर की। ये 2 नंबर की, देखो, एक तो उपकला कोशिकाएं हो गई, 2 नंबर पे लिम्फोसाइट्स, 3 नंबर पे ये न्यूरोएंडोक्राइन या कुलचिट्स की। तो ये जो होती हैं न्यूरोएंडोक्राइन्स, ये हार्मोन्स जो होता है थाइमस ग्रंथि का उसका निर्माण करती हैं। अब इसका सेक्शन देखते हो आप, इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो इस प्रकार से नज़र आएगी। ये देखिए, इसमें ये लोब टाइप स्ट्रक्चर है, ये बने हुए हैं, है ना। तो इसका ये जो बाहर का जो है, दोबारा बताता हूँ मैं, ये बाहर का पोर्शन जो है ये, तो इससे ये जो है ये तो कहलाता है कोर्टेक्स, यानी कि देखो इसमें दिख रहा है बाहर का ये कोर्टेक्स, ठीक है, बाहर का पोर्शन जो है। और बीच का जो अंदर का होता है ये वाला, ये मेडुला है। तो बाहर के को कोर्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाले को मेडुला। और ये पूरे जो स्ट्रक्चर है इस हिसाब से, ये बाहर का आवरण ये कैप्सूल है, और ये थाइमिक कार्पल्स हैं। अब देखिए इसके बारे में, थाइमस के प्रत्येक लोब में कई छोटे छोटे विभाजन होते हैं जिन्हें लोब्यूल्स कहा जाता है। जैसे ये है ना विभाजन, ये लोब्यूल्स हैं। एक लोब्यूल्स में एक आंतरिक क्षेत्र होता है जिसे मज्जा कहते हैं, और एक बाहरी क्षेत्र जिसे प्रांतस्था कहा जाता है। बाहरी प्रांतस्था मतलब कोर्टेक्स। ये कोर्टेक्स में अपरिपक्व टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये आप विशेष ध्यान रखना। टी लिम्फोसाइट्स होते हैं लेकिन वो अपरिपक्व होते हैं। तो ये जो कोर्टेक्स पोर्शन होता है ये वाला, इसमें टी लिम्फोसाइट्स होते हैं लेकिन वो अपरिपक्व होते हैं, पूर्ण डेवलप नहीं होते। ये ध्यान रखना, विशेष इम्पोर्टेंट बात है। आगे देखिए, इन कोशिकाओं ने शरीर की कोशिकाओं को विदेशी कोशिकाओं से अलग करने की क्षमता विकसित नहीं की है। जो कोर्टेक्स में टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये अंतर महसूस नहीं कर सकती बाहर की कोशिकाएं या बाहर के पार्टिकल्स जो भी हैं और शरीर के अंदर के। तो मज्जा में बड़े परिपक्व टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो अंदर का पोर्शन होता है, जो स्वयं की पहचान करने की क्षमता रखते हैं और विशेष टी लिम्फोसाइट्स में विभेदित होते हैं। ये मज्जा में होते हैं। तो ये अंतर आप ध्यान रखना, कोर्टेक्स में जो होते हैं वो अपरिपक्व होते हैं और मज्जा में जो होते हैं वो विशिष्ट टी लिम्फोसाइट्स होते हैं जिनमें स्वयं में पहचान करने की क्षमता होती है। जबकि टी लिम्फोसाइट्स थाइमस में परिपक्व होते हैं, वे अस्थि मज्जा
स्टेम कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं। बोन मेरो जो होती है उसकी अस्थि मज्जा की जो स्टेम सेल्स होती हैं उनसे उत्पन्न होती हैं, और अपरिपक्व टी कोशिकाएं अस्थि मज्जा से रक्त के माध्यम से थाइमस तक पलायन करती हैं, यानी कि थाइमस तक ब्लड के द्वारा आती हैं। और टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं टी थाइमस व्युत्पन्न के लिए तैयार रहती हैं। तो देखिए, टी लिम्फोसाइट्स थाइमस में 3 प्रमुख वर्गों में भिन्न होते हैं। पहला, साइटोक्सिक साइटोटॉक्सिक टी कोशिकाएं जो सीधे एंटीजन को समाप्त करती हैं। एंटीजन मतलब फॉरेन पार्ट, चाहे बैक्टीरिया वायरस जो बाहर से आया है, उसको साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होती हैं वो सीधा समाप्त करती है। दूसरी, हेल्पर टी सेल्स जो बी कोशिकाओं द्वारा एंटीबॉडी के उत्पादन को रोकती हैं, और अन्य टी सेल्स जो होती हैं उनको सक्रिय करने वाले पदार्थों का भी उत्पादन करती हैं। अब थाइमस हार्मोन्स जो है इससे सीक्रेट होता है। मुख्य हार्मोन जो थाइमोसिन है वो, वैसे तो और होते हैं, थाइमोसिन जो है मुख्य हार्मोन्स माना जाता है थाइमस ग्रंथि से निकलने वाला। जैसे प्रोटीन का उत्पादन करता है, प्रोटीन मतलब हार्मोन्स जो प्रोटीन के बने होते हैं, जो टी लिम्फोसाइट्स को परिपक्व और अंतर करने में मदद करता है। कुछ थाइमिक हार्मोन्स में थायोमाइपिटीन है, थाइमिनिन, थाइमोसिन, ये जरूर याद रखना, थाइमोसिन और थाइमिक ह्यूमरल फैक्टर THF ये शामिल होते हैं। तो ये थाइमोसिन को तो जरूर याद रखना आप। अब देखिए, थाइमोसिन क्या है। थाइमोसिन प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाता है, जो हमारी इम्यूनिटी पावर है उसको बढ़ाता है। और कुछ पिट्यूटरी ग्रंथि हार्मोन्स, पीयूष ग्रंथि से जो निकलने वाले हार्मोन्स है, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स, विकास हार्मोन्स के नाम से दे रखा है इसमें, ग्रोथ हार्मोन्स भी बोलते हैं, डेवलपमेंट हार्मोन्स भी है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, और एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स ACTH, इनको उत्तेजित करते हैं। और थाइमिक ह्यूमरल्स जो है कारक वायरस के लिए प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया बढ़ाता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब थाइमिक हार्मोन्स जो है अंतःस्रावी तंत्र की संरचनाओं को प्रभावित करता है। एंडोक्राइनोलॉजी जो है या अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं उन संरचनाओं को सबको प्रभावित करता था थाइमिक हार्मोन्स जो है, जिसमें पिट्यूटरी ग्रंथि और अधिवर्क जो किडनी के ऊपर होती है, एड्रिनल ग्रंथि भी बोलते हैं, ये शामिल हैं, जो वृद्धि और यौन विकास में सहायक हैं। अब देखिए, पीयूष ग्रंथि से अगर ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा तो वृद्धि नहीं होगी। एड्रिनल ग्रंथि जो है ये जो है जोश वगैरह सब दिलाने के लिए, उत्तेजना के लिए इससे हार्मोन्स निकलते हैं, वो कार्य करते हैं। तो देखिए, वृद्धि और यौन विकास में ये थाइमिक हार्मोन्स जो है वो काम करते हैं, जैसे थाइमोसिन वगैरह है। थाइमस और इसके हार्मोन्स गुर्दे, तिल्ली, प्रजनन प्रणाली और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अन्य अंगों और अंग प्रणालियों को प्रभावित करते हैं। तो ये हार्मोन्स थाइमोसिन जो है या थाइमिक हार्मोन्स इससे निकलने वाले, वो सब पे पूरे शरीर पे प्रभाव डालते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इसका आकार छोटा होता जाता है, और बुढ़ापे में ये एक जैसे तार जैसी संरचना बच जाती है। मैं आपको एक नए ताज़ा रिसर्च के बारे में बताता हूँ जो 2015 से 2017 के बीच हुआ, जिसमें जिन व्यक्तियों पर रिसर्च किया गया उसमें एक तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला ग्रोथ हार्मोन्स, और एक जो डायबिटीज़ के रोगियों के लिए काम में ली जाती है दवा, उसका मिला के उपयोग किया गया, मेटफॉर्मिन जो है, और देखा कि वो 3-4 साल तक
उसी उम्र में जवानी बने रहे, उनकी उम्र नहीं बढ़ी, यानी कि दिखने में जैसे जवानी जो है उस प्रकार से ही नज़र आई। तो यानी कि ये जो थाइमस ग्रंथि है, ये उम्र के साथ साथ इसका आकार छोटा हो जाता है। यही एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो उम्र के साथ छोटी होती जाती है और बुढ़ापे में एक खाली तार जैसी संरचना रह जाती है। तो आप इस ग्रंथि को अपने उसी आकार में बनाए रखने के लिए प्रयास करें। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है। अगर यह ग्रंथि सही आकार में बनी रही और छोटी नहीं रही तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। धन्यवाद। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें। थैंक यू।